Hello, good morning, children, and this is Push English, and I'm Renuka Singh. So, I'm here after a very long time to explain the second poem of your textbook, First Flight, and this is Fire and Ice, which is written by Robert Frost. So, without much ado, let us start, children. First of all, a little about the poet Robert Frost. I'm sure you have read The Dust of Snow. This was also written by Robert Frost. So, this great poet, American poet rather, he was born on March 26, 1874, and he died on 29 January 1963. Frost was honored frequently during his lifetime and is the only poet to receive 4 Pulitzer Prize. So this is to be just kept in mind. This is to be kept in mind that yes. So he is the only one American poet who has got Pulitzer Prize for 4 times. Not once, not twice, but 4 times. So this is important. Now moving on to a little more about him. His full name is Robert Lee Frost. Okay. And I've already told you he was born on 26 March 1874. Where? In San Francisco, California, which is in United States, that you should remember. He died on 29 January 1963 at Boston, USA. So he was born in California, but he died in Boston. अपने ज़माने के सबसे सेलिब्रेटेड पोइट्स में से एक रहे हैं. अमेरिकन हिस्ट्री में प्रेस्टिजियस पुलित्ज़र प्राइज़ मैं बता चुकी आपको कि 4 बार जीते हैं. इतना ही नहीं, इनको वर्मोंट का पोइट लॉरेट भी कहा गया है. और इनकी कुछ बहुत ही फेमस पोएम्स हैं जिनको मेंशन करना चाहूँगी. आप एक क्लास 9th में पढ़ भी चुके हैं, और वो था द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. ये एक पोएम है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इससे बहुत इम्प्रेस हुए थे. देन मेंडिंग वॉल, ये एक पोएम है, पहले क्लास 10th के सिलेबस में था, अब हटा दिया गया है. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इन्फ्लुएंशियल पोएम. देन बर्चेस, डस्ट ऑफ स्नो आप पढ़ ही चुके हैं. फायर एंड राइस आप पढ़ ही रहे हैं. सो दीज आर सम ऑफ द फेमस वर्क or masterpieces of Robert Lee Frost. So this was all about him, and now this is a mind map which is going to really help you to understand the poem in one stretch. अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो माइंड मैप है इसमें सिर्फ 2 चीज़ों की बात की है. पहला फायर, दूसरा आइस. So the poet here is expressing the 2 possibilities of how the earth is going to end. और वो 2 possibilities क्या हैं? फायर की वजह से अंत होगा या आइस की वजह से अंत होगा. अब लिटरल मीनिंग अगर देखें फायर का, तो फायर का मतलब आग होता है और आइस का मतलब बर्फ़ होता है. लेकिन हमें यहाँ पर सिंबॉलिक मीनिंग ध्यान रखना है. सिंबॉलिज्म का प्रयोग है यहाँ पर. सिंबॉलिज्म का यूज़ किया गया है. वेयर फायर इज़ एक्सप्रेसिंग, सिंबलाइजिंग, डिनोटिंग डिज़ायर, ग्रीड, सेल्फिश मोटिव्स, एंगर, जेलसी. ये सारी चीज़ें, ये सारे इमोशंस एक्चुअली फायर से एक्सप्रेस किए जाते हैं. बट आप सिर्फ 2 शब्द याद रख सकते हैं, either desire or any strong passion.
ओके, पैशन। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है अर्थ ख़त्म होने की, अर्थ की का जिसकी वजह से अंत होगा, वो है आइज़, यानी आइज़ का मतलब होता है नफ़रत, हेट्रेड, नमनेस, इनसेंसिटिविटी, कोल्ड बिहेवियर, इनडिफरेंट एटीट्यूड, ये सब आइज़ सिंबलाइज करता है। एक वर्ड याद रख सकते हो, हेट्रेड। हम बोलते हैं ना कि इतना ठंडा है ये व्यक्ति, द मैन इज़ एज आइज एज कोल्ड। इसका मतलब कोल्ड का मतलब ठंडा नहीं, कोल्ड का मतलब होता है इनडिफरेंट एटीट्यूड। इट मीन्स द पर्सन इज़ स्टोन हार्टेड, पत्थर की तरह है वो, बर्फ़ की तरह है, यानी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। समझ में आ गया? तो ये दो चीज़ें हमेशा आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये जो डिज़ायर है ये होता क्या है, डिज़ायर की वजह से, क्यों डिज़ायर की वजह से इस धरती का अंत हो जाएगा? बिकॉज डिज़ायर लीड्स टू रॉन्ग डूइंग्स। कभी कभी हमारे डिज़ायर्स उस लेवल की होती है, डिज़ायरस होना अच्छी चीज़ होती है, बट उस लेवल तक ना पहुंच जाएं कि हम गलत काम करने लगें उसे अचीव करने के लिए, और वो गलत काम करने में हम वायलेंट हो जाते हैं, जेलस होंगे, हमारे सेल्फ़िश मूव्स के लिए, सेल्फ़िश मोटिव्स के लिए, ग्रीड के लिए हम एक दूसरे की जान लेने लगते हैं, हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो ये धरती तभी तक रहेगी जब तक इसमें प्यार रहेगा, वरना दूसरा कारण हो सकता है हेट्रेड, प्रोलॉन्ग्ड हेट्रेड की वजह से ये धरती ख़त्म हो जाएगी। हम एक दूसरे के लिए नफ़रत पाले रहेंगे अगर अपने दिल में, तो क्या होगा, एक ना एक दिन ये धरती ख़त्म हो जाएगी। अब कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी पढ़ेंगे हम डिटेल में। कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज़ हुए हैं वो हैं एलिट्रेशन, पैराडॉक्स, सिम्बॉलिज्म, इमेजरी, राइमिंग स्कीम। लेकिन इस पर आने से पहले मैं चाहूँगी कि एक बार आपको ओवरव्यू जिस्ट ऑफ द पोएम आई शुड टेल यू। जिस्ट में सबसे पहली चीज़ कि हमारे डिज़ायर्स और हमारे पैशंस इतने पावरफुल होते हैं कि वो एक इंसान के बाकी के इमोशंस को ओवरकम कर लेते हैं। एंड यही एक ऐसा तगड़ा इमोशन है जो इस धरती का अंत लाएगा। इट वुड ब्रिंग क्विक एंड टू द वर्ल्ड। दूसरा एक और पावरफुल इमोशन है, वो है हेट्रेड। वो भी डिज़ायर की तरह ख़तरनाक होता है, वो भी डिज़ायर की तरह डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये दोनों ही एविल्स हैं, हेट्रेड एंड डिज़ायर। सो जब डिज़ायर बढ़ता है, इट इज़ ग्रेटर, इट लीड्स टू ग्रीड, जेलेसी, लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन और डिमाइस। डिमाइस मतलब अंत। और अगर डिस्ट्रक्शन सेकेंड टाइम हुआ इस धरती का, तो दूसरा कारण होगा हेट्रेड या आइज़। आई एम सॉरी, यहाँ पर ये आइज़ नहीं होना चाहिए, फायर नहीं होना चाहिए, आइज़ होना चाहिए ब्रैकेट में। अब आते हैं समरी पर। फायर एंड आइज़ को एक तरीके से सबसे बढ़िया एपिग्राम्स कहा गया है। एपिग्राम कोई ऐसा पीस ऑफ वर्क जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, एक थॉट, एक आइडिया दे दे। और ऐसा ही एक थॉट यहाँ पर है कि द पोएट इज speculating on the reason of how this world is going to end। एक स्ट्रॉन्ग सिम्बॉलिक पोएम है जहाँ पर फायर को एक इमोशन, डिज़ायर की तरह यूज़ किया गया है, और आइस को, आई एम सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, और आइस को हेट्रेड की तरह। ये दोनों ही दो अलग अलग कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं जो दो ग्रुप ऑफ पीपल, जो दो लोगों को, दो तबकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ग्रुप ऐसा जो इतना इट इज़ फुल ऑफ डिज़ायर, और दूसरा ग्रुप ऐसा जो एकदम इग्नोरेंट और इनडिफरेंट। तो पोइट जब डिज़ायर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी आ जाती हैं, ग्रीड, एवरेज, लस्ट। और जब वो आइज़ की बात करते हैं तो इट स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस, रिजिडिटी। पोइट भी ऐसा महसूस करते हैं
कि ये जो फ्लेम्स हैं फायर के, विच कॉजेज द हीट ऑफ पैशन, डिज़ायर एंड लस्ट, ये एक दिन इस पूरी मानव जाति को, पूरी इंसानियत को खा जाएगा, इनगल्फ कर जाएगा, निगल जाएगा, स्वैलो कर जाएगा। दूसरी तरफ उनका ये मानना है, एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट वो बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि एकदम कंट्रास्टिंग आइडियाज़ प्रेजेंट करना, कि अगर दूसरी बार ये दुनिया ख़त्म हुई तो शायद उसकी वजह होगी आइज़ मतलब हेट्रेड, आइज़ मतलब जेलसी, और इसकी वजह से दुनिया फ्रीज़ हो जाएगी एंड इट विल कॉज ह्यूमैनिटी टू डेथ। तो एक इंसान के दिमाग में हमेशा लिंगर करने वाला, हमेशा घूमने वाला ये एक दूसरा पावरफुल इमोशन है, और वो है हेट्रेड, और ये उतना ही डिस्ट्रक्टिव साबित होता है। इस पोएम में पोएट ने एक वार्निंग दी है that human fallacy is going to lead to destruction to this world। अब आते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पर। पैराफ्रेजिंग करूँगी मैं। पैराफ्रेजिंग में पहले एक बार फट से पोइट्री को रिसाइट कर लेते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if I had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. So there are only two difficult words, children. One is in the second stanza, that is perish, it means to die, ख़त्म हो जाना, और दूसरा है suffice, यानी which is sufficient और enough। इसको हम enough भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो ये जो छोटी सी पोएम है, दिस शॉर्ट पोएम आउटलाइंस दी फेमिलियर क्वेश्चन अबाउट द फेट ऑफ द वर्ल्ड। कई बार बता चुकी हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार और बता दें कि इस दुनिया का जो फेट है, इसकी जो डेस्टिनी है, उस पर कई बार सवाल उठते हैं। और ऐसा ही सवाल फिर एक बार कि हाउ इज़ दिस अर्थ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, एंड इट इज़ मोर लाइकली दैट इट विल बी डिस्ट्रॉयड ईदर बाय फायर और बाय आइज़। अब दो तबके के लोग इस डिबेट के दोनों तरफ हैं। एक जो क्लास है, एक साइंटिस्ट की क्लास जो है, वो सपोर्ट करता है कि फायर से होगा, और दूसरा जो साइंटिस्ट या दूसरे जो लोगों का समूह है, वो सपोर्ट करता है कि आइस से अंत होगा। फाइनली फ्रॉस्ट अपना खुद का पर्सनल एक ये देते हैं, पर्सनल डिबेट देते हैं, पर्सनल टेक देते हैं, पर्सनल फेवर करते हैं किस क्वेश्चन की तरफ, और उनका ये मानना है कि ये दुनिया जो है, दिस इज़ गोइंग टू एंड इन अ फायर। उनका खुद का मानना है, पर्सनल एक्सपीरियंस है डिज़ायर और पैशन के साथ। लेकिन अगर ये दुनिया दोबारा ख़त्म हुई तो येस, आइज़ भी इक्वली डिस्ट्रक्टिव है, एंड ही एक्नॉलेजेस दिस रीज़न ऑल्सो टू बी वन ऑफ द डिस्ट्रक्शंस, वन ऑफ द रीजन्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। अब आते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस पर जो पोएम में यूज़ किया गया है। अगर आप ध्यान दें तो जो लाइन है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो आपकी फोर्थ लाइन है फर्स्ट स्टैंजा में, फोर्थ लाइन इन फर्स्ट स्टैंजा, उसको आप ध्यान से पढ़ें तो आप खुद इस चीज़ को समझ जाएंगे। लेकिन इससे पहले बच्चों बता दूं, अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस अभी तक नहीं समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप पुश इंग्लिश के प्लेलिस्ट पे जाइए, और उसमें क्लास 12th के लिए मैंने पोएटिक डिवाइसेस एक्सप्लेन किए हैं। पोएटिक डिवाइसेस तो सेम होते हैं, चाहे वो क्लास 9th के लिए हो, चाहे वो क्लास 12th के लिए हो। इनफैक्ट 12th में थोड़े डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड पोएटिक डिवाइसेस हैं, आपके सिलेबस में इतने नहीं हैं। तो फॉर योर हेल्प आई हैव मेड पोएटिक डिवाइसेस पे 2-3 स्लाइड्स हैं, 2-3 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिट्रेशन एसोनेंस से। एसोनेंस होता है, बहुत ध्यान रखना है 2-4 टर्म्स को
जो कि बहुत ही रिपीटेटिव होंगे और आपको लगेगा कि ये हमने कहीं पढ़ा है। तो एसोनेंस का मतलब होता है रिपीटिशन, एलिट्रेशन भी रिपीटिशन, कॉन्सोनेंस भी रिपीटिशन। तीनों में बहुत बारीक सा डिफरेंस है। देयर इज़ जस्ट अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। पहला एसोनेंस जो है इट इज़ रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड्स, ठीक है। और अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखें, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये बता दूं कि साथ साथ लेके चलेंगे तो समझ में आएगा आपको। एलिट्रेशन भी रिपीटिशन होता है, लेकिन ये रिपीटिशन ऑफ ईदर कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड इन द बिगिनिंग। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें शुरुआती अल्फ़ाबेट जो है वो रिपीट होता है, जबकि एसोनेंस में ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं ओ रिपीट हो रहा है और वो कहीं पर भी है, वो बिगिनिंग में नहीं है, उस वर्ड के मिडिल में है, एंड में है, जहाँ कहीं भी है। तो ये हो गया वोवल साउंड ओ, इसलिए एसोनेंस है। और अगर यही कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती तो वो कॉन्सोनेंस होता। तो एलिट्रेशन क्या होता है? विच इज़ इन द बिगिनिंग। अब आप देखिए, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें एलिट्रेशन भी है, एफ और एफ, और ये पहला ही लेटर है ये, जबकि ओ पहला लेटर नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंस इसमें नहीं है, नहीं तो कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो जाता, ठीक है। आई एम श्योर आप ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, और अगर आपकी कुछ समझ में ना आए तो कम से कम एलिट्रेशन तो पिकअप कर ही सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आते हैं इमेजरी पर। इमेजरी होता है जिसको पढ़ते ही आपके दिमाग में एक विजुअल मैप बन जाए, एक माइंड मैप बन जाए, उसको इमेजरी कहते हैं। और जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर, आपकी आंखों के सामने एक इमेज बन जाती है जिसमें आपको लगता है ये धरती ख़त्म हो रही है और आग। तो ये एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो रीडर्स को चीज़ों को परसीव करने में मदद करता है, एक माइंड मैप सी बन जाती है। तीसरा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है एनाफोरा। एनाफोरा होता है कोई भी वर्ड या कोई भी एक्सप्रेशन जब रिपीट हो, लेकिन इन द फर्स्ट एज द फर्स्ट वर्ड इटसेल्फ, पहला ही शब्द जो है, कोई भी एक शब्द होगा वो जब रिपीट होगा 2 या 3 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में, जैसे ऑफ से शुरू हुआ, फिर ऑफ से शुरू हुआ, ऑफ से शुरू हुआ, ऑफ ग्लूमी डेज, ऑफ डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ डिफ़िकल्ट टाइम, इस तरीके का। तो ये ऑफ 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 जो रिपीट हो रहा है उसको हम एनाफोरा कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही ईजी और आइडेंटिफाइबल एग्जाम्पल है, और वो है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज़। फर्स्ट और सेकंड लाइन जो है पोएम की, उसमें ही एनाफोरा है, और वो वर्ड कौन सा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? सम, SOME। सिम्बॉलिज़म तो खैर पूरी पोएम में यूज़ किया हुआ है, इसलिए इसको समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सिम्बॉलिज़म एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसको हम किसी आइडिया को या क्वालिटी को सिग्निफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। सिंबॉलिक मीनिंग का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का ना सिर्फ लिटरल मीनिंग होना, बल्कि उसकी एक फिगरेटिव या सिंबॉलिक मीनिंग होना। तो यहाँ पर मैं पहले शुरू में बता चुकी हूँ आपको कि फायर का रियल मीनिंग तो भाई आग है, लेकिन अगर उसकी फिगरेटिव मीनिंग पर या सिंबॉलिक मीनिंग पे जाएं तो इट स्टैंड्स फॉर डिज़ायर्स। सिमिलरली आइज़ वर्ड जो है उसकी लिटरल मीनिंग है बर्फ़, लेकिन उसकी सिंबॉलिक मीनिंग है हेट्रेड। एक और बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस यूज़ किया है पोएट ने इसमें, और वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को हम एनिमेट बना देते हैं, यानी किसी अजीवित वस्तु को हम ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दे देते हैं। यहाँ पर ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ हमने किसको दिया है? आइस को और फायर को।
डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टर, इंसान ही डिस्ट्रक्ट कर सकता है। तो इसलिए ये डिस्ट्रक्टर का जो वैल्यू है, जो ट्रेट्स है, वो किस में आ गया है, फायर और आइज़ में। तो इसलिए हम इसको पर्सोनिफिकेशन मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फिगर स्पीच है वो है इंजैबमेंट, जो आपने आई थिंक अब तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इंजैबमेंट एक ऐसा पर्टिकुलर थॉट या क्लॉज है जो लाइन के ब्रेक में नहीं आता। मतलब क्या होता है कि हम कंटिन्यूटी में बढ़ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। देयर इज़ नो पॉज, देयर इज़ नो पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, हम फर्स्ट लाइन कंप्लीट करते हैं, सेकेंड लाइन पे पहुंच जाते हैं बिना किसी पंक्चुएशन मार्क या बिना किसी मार्क के। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड दिस विद दोज हु फेवर फायर। तो ये फर्स्ट लाइन थी, मतलब थर्ड लाइन है, और डिज़ायर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, और हम नेक्स्ट लाइन पे चले गए और आई हमने कैपिटल किया। आई वैसे भी प्रोनाउन है, लेकिन अगर आप कैपिटल, इस पोएम को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आप ये ध्यान देंगे। मैं एक बार आपको पोइट्री के लाइंस पर ले जाती हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप ये देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब यहाँ पर ये फायर हमारा फर्स्ट लाइन एंड हो गया, लेकिन देखिए यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और हमने सेकेंड लाइन पे चले गए बिना हम किसी पंक्चुएशन मार्क को फॉलो किए। हमने यहाँ कैपिटल कर दिया, फिर आइस पे एंड हुए, एफ कैपिटल कर दिया, फिर डिज़ायर पे एंड हुए, आई कैपिटल कर दिया, फिर ट्वाइस पे एंड हुए, फायर पे एंड हुए, बट कैपिटल कर दिया, बी ट्वाइस पे एंड हुए, आई कैपिटल कर दिया, हेट पे एंड हुए, टू कैपिटल, आई कैपिटल, एंड कैपिटल। तो ये जो कैपिटल वर्ड हम यूज़ करते हैं बिना पंक्चुएशन मार्क के, या ये कह लीजिए कि हम एक ऐसे थॉट और एक ऐसे क्लॉज को जहाँ पर हम कहीं कोई रुकते नहीं हैं और उसको अगले पार्ट तक ले जाते हैं, उसको हम कहते हैं इंजैबमेंट। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल रही थी वो है राइमिंग स्कीम। जो फॉलो हो रही है इस पोएम में वो है ABA, ABC, BCB। अब कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, आई होप आप सबको पता होगा, फिर भी एक बार बता दें आपको। राइमिंग स्कीम फॉलो करने के लिए आपको लास्ट वर्ड पे जाना पड़ेगा, और वो लास्ट वर्ड क्या है, वो लास्ट वर्ड है आइस। उसके बाद से है फायर, डिज़ायर, फायर, ट्वाइस, हेट, आइज, ग्रेट, सफाइस। अब देखिए फायर और डिज़ायर एक जैसे हैं, सो फायर, आइज, डिज़ायर, फायर, ए ये हो गया बी, सो ABA। अब है ट्वाइस, आइज, सफाइस। तो हम आइस से कंपेयर कर सकते हैं इसको, ट्वाइस को, फिर ये, तो यहाँ पर हो गया हेट और ग्रेट, तो C और C। अब आप देखिए राइमिंग स्कीम कैसे चेक की जाती है। आपने लिख दिया ABC, आपको पता है। उसके बाद से आप लाइन वाइज आइए, ABA, BCB, CB, कंटिन्यूटी में लिखना है बच्चों इसको। तो ABA, ABC, BCB, यही थी हमारी राइमिंग स्कीम। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखेंगे, आप कभी भी राइमिंग स्कीम को जैसे मैंने इसमें लिखा है ऐसे नहीं लिखेंगे। ये आप कैपिटल में बिल्कुल हरगिज़ नहीं लिखेंगे। यू विल राइट इट डाउन इन रनिंग स्मॉल हैंड, ABA, ABC, BCB। सो दिस इज़ दी rhyming scheme. So with this the poem is over. I hope आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव सेशंस पे आऊँ तो प्लीज़ एक कमेंट डालिए, और अगर लगता है कि नहीं इस तरीके के वीडियो अपलोड करती रहूँ एक आध दिनों में तो वो भी कमेंट करिए। एंड प्लीज़ डू स्प्रेड इट बाय वर्ड ऑफ माउथ अमंगस्ट योर फ्रेंड्स। लाइक करिएगा अगर पसंद आए, और सबसे पहले बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास मैसेज आ जाए. So God bless you children, stay fit and fine, and we'll meet again after 2 to 3 days. Bye bye. God bless you all.